हो गई स्टार्ट। बेटे कॉपी में खोल लो ये। तो हमने लास्ट से वेक्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया, ठीक है। वेक्टर एडिशन भी कर लिया था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हो गई, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन करने हैं, शीट आपको मिली हुई है, ठीक है। किसी ने अगर प्रिंट आउट करवानी है तो मेरे से ले जाना, स्कूल से करवा देना प्रिंट आउट, ठीक है, रिसर्च में। तो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, लिखो, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन टोटल? 22 एक है, 20 42 42 है, मेरे 65 क्वेश्चन है, बड़े मोर देन इनफ है। वेक्टर सारा कंप्लीट हो जाता है इसमें। 65 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। आपको वेटेज मिल गई, कौन से चैप्टर में कितना मार्क्स का पेपर आना। अभी तो ये वेक्टर है, पीछे से जाओ। वेक्टर इज पार्ट ऑफ 2D मोशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, जो हम करेंगे 2 दिन के बाद, वो हमारा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, अ फोर्स अप्लाइड, लिखो बेटे, कॉपी खोल लो। फोर्स अप्लाइड ऑन ए मास, फोर्स अप्लाइड ऑन ए मास ये है फोर्स, F इक्वल टू 6I कैप। मेरे फोर्स दी हुई है, करो। और एंड इट एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड मास, फाइंड बॉडी की ना ऊपर फोर्स बताई हुई, कितनी फोर्स लगी है मेरे बात, और एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड की करना है। मास पहले वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? बंद करो। ये क्या गिवन है? कोई फॉर्मूला पता जिसमें फोर्स आए, मास आए और एक्सेलरेशन आए? तो हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है। अगर आपको मास चाहिए जो कि स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स का भी क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के वेक्टर फॉर्म में। अगर फोर्स वेक्टर होगी तो एक्सेलरेशन भी किसमें होनी चाहिए थी? यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना। तो बताओ कि इस मैग्नीट्यूड से वेक्टर फॉर्म में जाना इजी है कि वेक्टर से मैग्नीट्यूड में आना इजी है? वेक्टर से मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखो, स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। कितने कंपोनेंट है इसके? आई कैप किसके अलॉन्ग होता है? जे किसके अलॉन्ग होता है? और जेड के जेड के अलॉन्ग, ठीक है। आई के साथ क्या लगा? 6, उसका स्क्वायर करो। ये क्या है? 8 है कि -8? स्क्वायर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? लास्ट 10 है, स्क्वायर कितना? 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये मास पता नहीं है, एक्शन कितनी है, तो बताओ मास कितना आ गया फिर? √200। और इसका अगर आंसर निकालें कितना आएगा? 14.14 किलोग्राम। कितना आएगा? 14.14 किलोग्राम। और अगर स्क्वायर रूट में लिखना है तो 2√10, क्या ना 2 रूट, ठीक है। तो हमने इसमें इस न्यूमेरिकल में किया क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। क्या निकाला है? अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना निकालना आता तो एक्सेलरेशन आते ही मास आता? कभी नहीं आना था, ठीक है। तो मास निकालने का एक ही मेथड है कि आपके इक्वेशन पता हो। ये फॉर्मूला कौन सी क्लास में पढ़ा था? और 11th में कब पढ़ा था? यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था ना। मैंने तब बोला था कि जितनी भी टॉप 56 क्वांटिटीज पढ़ोगे, सारी क्वांटिटीज आपके सिलेबस में आएंगी टाइम टू टाइम। डायमेंशन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं होते लर्न करने, ये फॉर्मूले लर्न करने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फॉर्मूला याद होगा, डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड गिवन था, मान लो एक्सेलरेशन भी वेक्टर में होती तो पहले आपको एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ना था, फोर्स का भी निकालना पड़ना था, तब जाके मास आना था। वेक्टर डिवीजन नहीं होती, ठीक है, याद रखना। वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्लियर है पहले, ठीक है। जैसे नंबर्स को डिवाइड कर लेते हो ना, यू कैन नॉट, लिख लो अपनी कॉपी पे टॉप पे, वी कैन नॉट डिवाइड वेक्टर, ठीक है। मीन्स आप आई कैप बाय जे कैप कुछ नहीं निकलता, कोई फिजिकल टर्म नहीं है वो, नो सिग्निफिकेंस। अगर एक साइड में वेक्टर है, दूसरी साइड में मैग्नीट्यूड है, तो दोनों साइड में मैग्नीट्यूड लेके आओ, ठीक है। वेक्टर कभी डिवाइड नहीं होते। मेरे आंसर आ गया, पहला क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंगल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क में आता है और 1 मार्क एमसीक्यू आता है पेपर में। फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स
फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू आई कैप, दो वेक्टर हैं, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। देखो इधर वेक्टर a कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड b कितना है, -3 कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, j है ही नहीं, अगर j नहीं है तो j के साथ क्या लगा होगा, 0। दो वेक्टर है, इनमें क्या फाइंड करना है, एंगल। बेटे एंगल फाइंड करना सबसे इजी होता है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो अपने ना ऐसा करो, एक ना ब्लैंक पेज कहीं पे खाली पेज लिख लो, देख लो कॉपी पे आगे या पीछे, वहां पे साथ साथ फॉर्मूला लिखी जाओ। ठीक है, तो अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, लिखो वहां पे शॉर्ट फॉर्मूला लिख लो। टू कैलकुलेट एंगल यूज डॉट प्रोडक्ट, टू कैलकुलेट एंगल ये फॉर्मूला लिख लो। ये सबसे इजी फॉर्मूला है एंगल नोट करने का, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है इसमें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन नहीं आती। ठीक है, शॉर्ट में ना एक पेज लगा लो, पेज पे सारे फॉर्मूले लिखी जाना। ठीक है, और सब अलग से सॉल्व करते जाना। ठीक है, 65 क्वेश्चन पूरे तो क्लास में हो नहीं सकते, फिर भी ट्राई कि मैं 40-45 तक पहुंच जाऊं 2 दिन में, क्योंकि वेंसडे तक हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, देखो इधर बेटे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है। जब आपने दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे से, और के वाले को, बहुत इजी है। कैसे करेंगे देखो, 2 इंटू क्या आएगा, 3 -6, क्या यहाँ पे जे है 0, के के साथ कितना है यहाँ पे कितना है, और लो आंसर ही कितना आ गया, ये आंसर ही 0 आ गया। क्या नीचे फिर ए और बी फाइंड करने की जरूरत थी, अगर ना 0 आता फिर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और हमें मैग्नीट्यूड निकालना आता है, पहले से हमें कर लिया हुआ है ना। बताओ कॉस की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है, और +1 में हमने एंगल को डिग्री में यूज नहीं करना, किसमें यूज करना है, मैथमेटिक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिया हुआ है, रेडियन में करना काम सारा। ठीक है, लग गया पता बेटे, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एंगल निकालने के लिए क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट। ये 2 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क एमसीक्यू भी आ सकता है। ज्यादा वेटेज पेपर में ज्यादा नंबर आपके एमसीक्यू में आने, तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू मिलते हैं। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो व्हाट इज अ कंपोनेंट, ये नोट कर लो, ऊपर नोट कर लिया ये। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ 3i + 4j along ये क्वेश्चन है, आपने एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग निकालना है। ऐसा मीनिंग होता है, एक वेक्टर इधर लग रहा है, उसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना है, इस डायरेक्शन में कितना है, इधर कितना है, वो निकालना है। ठीक है, तो कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर इन सम अनदर डायरेक्शन। ठीक है, तो अपने वो ब्लैंक पेज पे जहां पे फॉर्मूला शीट लिख रहे हो ना, ऊपर फॉर्मूला शीट हेडिंग डाल देना, उसमें लिख लो टू कैलकुलेट कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, to calculate component or projection of A on B, of A on B, A वेक्टर की प्रोजेक्शन या उसका कंपोनेंट किसके ऊपर निकालना है, B के ऊपर। कैसे करना है, A डॉट B अपॉन B मैग्नीट्यूड, क्या करना है, A डॉट B अपॉन B, मतलब जिस वेक्टर के ऊपर उसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। लग गया पता। ठीक है, मान लो मैं जा रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ मतलब ऊपर है, ईस्ट उधर है, मैं इधर जा रहा हूं, तो क्या मैं साइमल्टेनियसली ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं कि सिर्फ नॉर्थ में जा रहा हूं, दोनों में जा रहा हूं ना, मैं आगे भी जा रहा हूं अब भी जा रहा हूं, ऐसे ही है ना। ठीक है ना, तो मैं जा ऐसे रहा हूं, तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ माय डिस्प्लेसमेंट अलोंग ईस्ट, व्हाट इज द कंपोनेंट माय डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्थ, वो कौन बताता है, प्रोजेक्शन। ठीक है, लग गया पता। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एक वेक्टर का इफेक्ट किधर देखना, कैसे करना है, दोनों का क्या लो डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड किससे करना है, किससे, मैग्नीट्यूड से, दूसरे वाले के। यहां पे एक ऑन है इस सम में, अब सम पे आ जाओ।
तो बताओ आंसर क्या आएगा? 3i प्लस 4j डॉट i प्लस j और नीचे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकला है कैसे निकालना है? मॉडुलस। बेटे डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत इजी, i को i से, j को j से और k को k तो है ही नहीं। तो बताओ 3 इंटू क्या करेंगे आंसर? 3 प्लस 4 और ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा? और रैशनलाइज करना है, अगर तो एमसीक्यू है तो ऑप्शन चेक कर लेना, अगर एमसीक्यू है तो। अच्छा ये क्या निकला है? मैग्नीट्यूड निकला है कि डायरेक्शन भी है? ये मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ क्या है? ठीक है, अब एक और फॉर्म लिखो, वहां पे लिखा ना प्रोजेक्शन वाला, नीचे लिखो उसके साथ ही जहां फॉर्मूला लिखा था। एक और फॉर्मूला लिखो, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी इन वेक्टर फॉर्म, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है आंसर? ये आपने जो निकाला है, ये जो भी निकाला है क्या है? डायरेक्शन है इसमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है? इसको क्या करना है? बी कैप से, क्योंकि ये जो आंसर आएगा किसके लॉन्ग निकलेगा? ए के लॉन्ग निकलेगा कि बी के लॉन्ग निकलेगा? तो किसकी डायरेक्शन जाएगी? बी की डायरेक्शन जाएगी। तो ये जो आपका आंसर आया था ये सिर्फ क्या था? मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है? बेटे किसी वेक्टर का कैप कैसे निकलता है? किसी भी वेक्टर का कैप निकालना कैसे निकाल लेंगे? वेक्टर को किससे डिवाइड करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से। क्या करेंगे? तो अपने कॉपी पे साइड पे एक और फॉर्म लिख लो, अगर आपने बी कैप निकालना है तो क्या करना है? बी वेक्टर को किससे डिवाइड करना है? बी के मैग्नीट्यूड से। पहले फॉर्मूला लिख लो फिर मैं करवाता हूं, ठीक है? तो ब्लैंक पेज पे एक अलग से पेज लगाया, वहां पे फॉर्मूले साथ साथ लिखते जाना। तो पेपर में अगर तो यहां तक आंसर आ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो यहां तक रुक जाना। अगर 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आता है तो यहां तक नंबर पूरे मिलेंगे। बट मेरे पास जो एमसीक्यू है ना उसमें साथ में ना डायरेक्शन भी है, तो बोला नहीं था आई हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑल्सो बिकॉज मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखी हुई है। यहां तक कर लिया? चलो अब ये बताओ आंसर, इसका आंसर कितना आया? 7/, बी कैप कैसे निकलना है? बी वेक्टर कितना था? आई कैप प्लस जे कैप, किससे डिवाइड करना है? मैग्नीट्यूड कितना है? तो फाइनल से √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये आंसर आया आपका। So this is the final component of A vector along B vector. A का कितना इफेक्ट B में है? तो डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन दी है, अपनी कॉपी पे लिख लो, एक नोट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, नोट बना के लिख लेना। कल को असर्शन रीजन स्टेटमेंट आते हैं ना, उसमें लिख लेते होते हैं क्वेश्चन कि डॉट प्रोडक्ट यूज कहां करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट यूज टू कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर, dot product used to calculate component of one vector along another vector। एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर दे लॉन्ग करना है तो क्या यूज करना है? डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना है। असर्शन रीजन स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि असर्शन करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, लिखो टू कैलकुलेट कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर along another vector we use dot product। ठीक है, और एग्जांपल सारी कर ली हमने। इसमें ए का कंपोनेंट किसके लॉन्ग निकाला था? सारा आंसर निकाल दिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, डायरेक्शन भी निकाल दिया। एक वेक्टर का कंपोनेंट किधर निकालना है? दूसरे वेक्टर दे लॉन्ग। किन्नू यूज करांगे? डॉट प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन किसमें एंगल निकालना है? ए क्रॉस बी एंड, बेटे अब ये डॉट प्रोडक्ट है कि वेक्टर प्रोडक्ट है? ये वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट भी वेक्टर होता है, डॉट रिजल्ट क्या होता है? स्केलर। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन कैसे नोट करते हैं? देखो आपने 10th में राइट हैंड थंब रूल किया था, राइट हैंड स्क्रू रूल पता है? बेटे आपकी वाटर बॉटल को जब ओपन करते हो कैसे ओपन करते हो? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज क्यों होती है? ढक्कन ऊपर आंदा है ना, ऐसा करांगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड थंब रूल यूज क्या करना है? राइट लेफ्ट क्या करना, कि यूज करना है लेफ्ट नहीं करना, लेफ्ट नहीं करना राइट, ठीक है। देखो अच्छा ढक्कन बंद करना की करांगे? जब आप क्लॉकवाइज करते हो तो ऐसे करते हो, थंब कहां जाता है? ये जो थंब है ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये एंटी करता तो बताओ ये ए वेक्टर है और ये बी है, अगर आपने ए क्रॉस बी करना है तो कैसे करना है? ए से शुरू करोगे बी से करेंगे? थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड है ना, तो ये बी क्रॉस ए करांगे। तो बताओ एक इनवर्ड है, ये वाला इनवर्ड है, ये वाला क्या है? दोनों में एंगल कितना हुआ? 180। कितना एंगल हुआ? लिख लो आंसर, ठीक है बेटे। ऐसे देखो ए क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल पता है ना, अपने वहां पे फॉर्मूले में लिख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ऑब्टेन्ड, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ऑब्टेन्ड यूजिंग, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कितना मिलती है? ऑब्टेन्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल, ठीक है। हो गया क्लियर? तो यहां तक सी इतना करांगे ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस से कितना करांगे, ठीक है। ए क्रॉस बी किधर आ रहे हैं? टुवर्ड्स यू, और बी क्रॉस ए अवे फ्रॉम यू। दोनों में एंगल कितना है? 180। लिख लो आंसर कितना है। अच्छा 180 डिग्री लिखा है तो रेडियन में कितना होगा? पाई। तो आंसर आना है पाई और 180 डिग्री, ठीक है। तो ये चीजें लर्न नहीं कर सकते, ये हमें अप्लाई करके मिलती है, ठीक है। फिजिक्स में लर्निंग बड़ी कम है, एप्लीकेशन ज्यादा। अगला क्वेश्चन अब आपने खुद करना है, ये व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3i plus 4j, 3i plus 4j ऑन y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के लॉन्ग कौन होता है? j कैप। इसका मीनिंग इस सम में a वेक्टर कौन है? कैसे निकाल लेंगे आंसर? पूरा बोलो, a डॉट b पॉन b मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा? a डॉट b कितना आएगा? आयता है ही नहीं, 4 b का मैग्नीट्यूड कितना आना है? j का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। डायरेक्शन क्या है? j कैप। तो देखिए, तो देख के भी पता लग रहा था इस वेक्टर में x के लॉन्ग कितना कंपोनेंट है, y का लॉन्ग कितना है। ना भी सॉल्व करते तभी आंसर कितना थी, समझ लग गई। और इसी वेक्टर में z एक्सिस के लॉन्ग कितना कंपोनेंट है, क्योंकि j के कैप है ही नहीं। लग गया पता? ये मैंने पूरा प्रूव किया है, वो डायरेक्ट था, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है? कल को पेपर में एमसीक्यू में फॉर्मूला ही आता होता है, व्हाट इज विच द करेक्ट फॉर्मूला, कि अगर आपने ए की पोजीशन बी पे देखनी तो करेक्ट फॉर्मूला कौन है, तो ये है। और अगर बी की ए पे देखनी, इसमें क्या चेंज आएगा? बस ये बी यहाँ पे ए कैप आ जाना, ठीक है। और ए डॉट बी कर लो, बी डॉट ए कर लो, कोई चेंज आता है? नो, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। बट ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी इधर है तो बी क्रॉस ए उधर, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक लिख लो अपनी कॉपी पे, फॉर्मूला लिखो, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखो। क्रॉस प्रोडक्ट कहां कहां काम आता है? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, लिख लो। पहला लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, जैसी मर्जी शेप है, स्केलिन है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल, जैसी मर्जी शेप है, आपको उसकी एक साइड पता है, ये दिस इज योर ए वेक्टर, और दूसरा एडजेसेंट साइड क्या है? ये दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है, याद रखना, ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट। एरिया वेक्टर पता क्या आएगा? हाफ मॉड ए क्रॉस बी। समझ लगे? पहले ये किसके लिए यूज करना है अगर आपने क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्लास 12th में मैथमेटिक्स में ही पढ़ना आपने। जो वेक्टर अभी चल रहा है ना सब कुछ, ये सब कुछ मैथमेटिक्स का काम है, जो क्लास 12th में करोगे सेम,
ठीक है। और अगर आपने पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ये ए वेक्टर, तो आपको पता है पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल बनते हैं? 2। तो इसमें आपने जो एरिया निकालना है वो हाफ नहीं लगाना बस। और ये दोनों वेक्टर कौन है? डायगोनल्स हैं कि एडजेसेंट साइड है? तो अगर तो एडजेसेंट साइड दी हुई है तो सम तो बहुत इजी हो गया, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर पेपर में मान लो डायगोनल्स आ जाती, एक और फॉर्मूला, ये और ये मान लो सी वेक्टर है, ये मान लो कोई डी वेक्टर है, ठीक है, डायगोनल्स है, दे आर नॉट साइड, क्या ये तकी करना है? सी प्लस डी वेक्टर क्रॉस सी माइनस, मीन्स पहले डायगोनल्स को आपने ऐड करना है, फिर डायगोनल्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपने क्या करना है? उनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, किसकी एप्लीकेशन है ये? ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ए 2D फिगर। अगर आपने किसी भी 2D फिगर का एरिया निकालना है ना विद डायरेक्शन, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है क्या स्केलर? वेक्टर है। एरिया क्या है? वेक्टर है। एरिया की डायरेक्शन होती है किधर ਨੂੰ होती है? ओपन सरफेस। बेटे अब बोर्ड है, प्लेन एरिया है ना, इसके परपेंडिकुलर यहां तो इनवर्ड है, यहां कहां पे है? हमने हमेशा कहां जाना? ओपन सरफेस। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्लोर की डायरेक्शन क्या होगी? सीलिंग की क्या होगी? नीचे। सामने वॉल की टुवर्ड्स मी, इधर उस वॉल की इधर। तो एरिया है वेक्टर क्वांटिटी। आपने 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट भी वेक्टर मिला, तो कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट। ले जाओ बेटे, जाओ। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर हो गया चीज? हो गया डन? ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन लिखो। लिखो द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड, किसके नाल रिप्रेजेंट हो रही हैं? लिख लो, रिप्रेजेंटेड बाय 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ये ठीक हो गया। पहले पैरेललोग्राम की 2 डायगोनल्स ही हैं, कितने नाल रिप्रेजेंट हो रही हैं? 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, फाइंड एरिया। तो बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट वाला। तो पहले आपको दोनों वेक्टर को क्या निकालना पड़ना है? ऐड करना है, फिर क्या करना है? दोनों को। चलो जल्दी से लिखो, पहले बताओ ऐड करके c प्लस डी कितना आता है? ट्राइंगल की डायगोनल होती है? ट्राइंगल की डायगोनल नहीं होती। c प्लस डी कितना आएगा? इनको ऐड करो, कितना आएगा? 5 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 2 3, ये कितना आएगा? 3 2 और c माइनस डी, इसमें से इसको माइनस 5 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 3 प्लस, यहां तक आ गए। ठीक है बेटे, यहां तक ठीक हो गया। क्या किया हमने? वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लास्ट में यहां पे, ठीक है, तक हो गया क्लियर? होने से की करना है वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत इजी है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। वेक्टर प्रोडक्ट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने लास्ट क्लास में 2 मार्क में क्वेश्चन करवाया था कि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, वो 2 मार्क में आता है। बट जब वेक्टर प्रोडक्ट और आपने ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है ना, इनको ड्राइव करना होता है, 3 मार्क में क्वेश्चन आता है, वो करवाया हुआ है। ठीक है, जो फॉर्मूला लास्ट टाइम किया था वो सिर्फ थ्योरी के लिए लिखने के लिए था, पेपर में अप्लाई नहीं करना। अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते साथ साथ लिखना। बेटे इसको बोल देते पी, इसको बोल दिया क्यू। क्या निकालना? पी क्रॉस क्यू निकालना ना। कैसे निकालना है? कॉपी खोलो, ठीक है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले देखो,
यहां पे लिखना है आई कैप, यहां पे लिखना है जे कैप, यहां पे लिखना है, ठीक है। पहले कौन सा वेक्टर लिखना है मैंने, पी लिखा है कि क्यू लिखा है? तो बताओ पी के आई कैप के आगे कौन है, यहां पे कौन आएगा, जे में आगे कौन है, -2, यहां पे, अच्छा क्यू में यहां पे कौन आएगा, याद है, ठीक है। पहले यहां पे कोई डाउट, ठीक है, बड़ा इजी है, हम देखना किस तरह करना काम। पहले लिखना आई कैप, जब आप आई कैप लिखोगे ना आई वाली रो देखनी है, ना आपने इसको देखना है, ना आपने इसके कॉलम को देखना है, समझ लीजिए। पहले ना तुसी आई दी रो देखनी है, ना आई दा बचया की आप बचे, ना कॉलम ना रो ना कॉलम, कौन बचे, -2 2 -6, आपने फिर दोबारा करना ये, ठीक है। लिखो स्टेप 1 पे रो है, पहले ना आई दी रो देखी ना आई दा कॉलम, जो बचे उन्होंने पहले लाइन से लिख दिता। ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स +2 पहले मैट्रिक्स पढ़ते हो, अगला डिटर्मिनेंट होता है ये सेम चीज डिटर्मिनेंट +2 में भी पढ़नी है। बेटा स्टेप ठीक हो गया पहला, अगली कितनी बारी आएगी, हूँ जो जे लिखना है ना वो ध्यान रखना है कि आना है -j, कि आना है, ना जे दी रो देखनी ना जे दा कॉलम देखना, की बचिया, हो गया, ठीक है बेटे, ठीक है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये आप कन्वीनियंस के लिए कि समझ लग जाए। लास्ट हूं देखो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, 8 -2 2 -6, यहां तक आ गए, नोट करो, लिखो, ठीक है बेटे। ये हमने सैटरडे को लास्ट में किया था ये, ठीक है। वो जो वीडियो अपलोड की थी उसमें लास्ट वाले 4 मिनट्स ना वो ऑडियो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने वो रिपीट कर दिया उस साथ वाली क्लास में, ठीक है। तो वो भी वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूर देखना क्वेश्चन। ऐसे यहां तक हो गए, अब बताओ फिर अब आगे क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, आई कैप कितना आएगा, -8, फिर बाय डिफॉल्ट माइनस साइन लगाना, ठीक है। फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आएगा, फिर टर्म कितनी है, जे क्या बोलो कितना आएगा, 8 4 32 -4, लास्ट के क्या क्या आएगा, -48 -4, यही होएगा, कितना बन जाएगा आंसर, 4 आई कैप 28 जे कैप -44 के कैप, यही आया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन कोई गलत ना होए, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया वेक्टर, क्या ये, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो फिर क्या करेंगे, फिर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर आएगा आंसर, ठीक है। गलती पता कितनी होती है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन घर जाके बड़े सारे सॉल्व करने पड़ने हैं, तब जाके क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लिखो,